कार में दो व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान ही एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुरेश राम और जो साथ में बैठा हुआ था उसका नाम होता है ओमपाल सिंह। सुरेश राम ने अपने ही साथी से कहा कि डैशबोर्ड में सिगरेट रखी हुई है, सिगरेट की तलब हो रही थी, उसमें से सिगरेट निकाल दीजिए। जैसे ही ओमपाल डैशबोर्ड में हाथ डालता है तो हाथ डालने के बाद जैसे ही सिगरेट की डिब्बी निकाल रहा था तो साथ में एक तस्वीर आ जाती है और तस्वीर नीचे गिर जाती है। उस तस्वीर को उठाकर जैसे ही वापस रखने वाले थे, उन्होंने आंखों से देखा कि 46 साल का एक पुरुष 20 साल की एक लड़की के साथ नग्न अवस्था में है। और जैसे ही उन्होंने ये सब देखा, तुरंत फिर से उस डैशबोर्ड में हाथ डाल दिया और हाथ डालने के बाद लगभग 40 से 50 तस्वीरें होती हैं, उन तस्वीरों को वो अपने कब्जे में ले लेता है। अब सुरेश राम जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई इन तस्वीरों को किसी को मत दिखाना, ना ही इस विषय में किसी को बताना। और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि यह तस्वीरें किसी के बारे में इसका जिक्र मत करना और जो चाहे वो पैसे ले लो। लेकिन ओमपाल सिंह ने मौका पाते ही उन तस्वीरों को अपने कब्जे में ले लिया और तस्वीरों को कब्जे में लेने के बाद वो अपने बॉस को दे दी। उसके बाद यह तस्वीरें एक मैगजीन में प्रकाशित हो जाती हैं और प्रकाशित होने के बाद पूरे देश में इस बात का बवाल मच जाता है। दरअसल जिस लड़के की वो तस्वीरें थीं, उस लड़के के पिता उस समय के रक्षा मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री से वह प्रधानमंत्री बनने वाले थे। लेकिन तस्वीर जैसे ही अखबारों में छपती है, यह सेक्स स्कैंडल जैसे ही एक मैगजीन में आता है, उसके बाद वह कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। हालांकि उनकी जगह चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ऐसा दावा किया जा रहा था कि इन तस्वीरों को प्रकाशित कराने में, वायरल कराने में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का रोल था। अब रोल था या नहीं था, इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह व्यक्ति कौन था जिसकी तस्वीरें वायरल होती हैं और वह कौन था, लड़का और लड़की कौन थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्राइम कैनवस। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह 17 जनवरी 1977 देश की राजधानी दिल्ली की है। आपातकाल का अंतिम दौर चल रहा था। उन दिनों देश के रक्षा मंत्री जगजीवन राम हुआ करते थे। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया पीएमओ ऑफिस में और प्रार्थना पत्र के बाद कहा कि मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का समय चाहिए। तो 25 जनवरी 1977 को पीएम ऑफिस से एक संदेश आता है कि आप 1 फरवरी 1977 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी जी से मुलाकात कर सकते हैं। अब जगजीवन राम तय समय के तहत इंदिरा गांधी जी से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। वो इंदिरा गांधी जी से बात कर रहे थे और बातचीत करने के बाद कहा कि अब जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, अगर हमें लोकसभा को चुनाव जीतना है तो हमें फिर से प्रधानमंत्री बनना है। आपको कुछ रणनीति अपनानी पड़ेगी और रणनीति इस तरह से होगी कि हमें इमरजेंसी का जो दाग है उसे मिटाना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। साथ ही प्रेस को लिखने की आज़ादी देनी पड़ेगी। उस वक्त जब इमरजेंसी लागू हुई थी तब अखबार वाले लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, ऐसी उन पर बंदिशें लग चुकी थीं। साथ ही वह कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जो भी राजनीतिक पार्टियों के नेता जेल में बंद हैं उनको बाहर कर दीजिए, तो इससे बड़ा अच्छा मैसेज मिलेगा और सबके सब लोग आपके प्रति थोड़ा दयालुता का भाव रखना शुरू कर देंगे। इंदिरा गांधी जी ने रक्षा मंत्री की बातें सुनी जरूर थी, लेकिन उन्होंने मानी नहीं और वक्त आगे बढ़ता गया। जब तीसरा दिन आ जाता है और उस पर कोई अमल नहीं होता तो जगजीवन राम को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह अपनी रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। दरअसल जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी से शुरू से ही जुड़े रहते हैं। बड़े ही होशियार और इनके काम करने की शैली थी वह अलग ही थी, क्योंकि न केवल यह दलित समाज की में इनमें बहुत अच्छी पेट थी। बताया जाता है कि 31 साल तक वे केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे संचार मंत्री रहे हो, चाहे खाद्य मंत्री, चाहे रेल मंत्री, चाहे कृषि मंत्री या रक्षा मंत्री रहे हो। अलग अलग विभागों में वह काम करते रहे, तो कुछ इसी तरह से इनका शासन चल रहा था। इस तरह से काम करते थे और वह जन जन के प्रिय नेता थे। अब आगे यह अपना जो इस्तीफा तो दे चुके थे, लेकिन इमरजेंसी के बाद जो चुनाव होते थे और नतीजे सामने आते हैं और नतीजे आने के बाद भारतीय जनसंघ की 93 यानी 93 सीटें आ जाती हैं और यह भारतीय जनसंघ ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। भारतीय जनसंघ ने कहा कि हमारी तरफ से तो जगजीवन राम ही प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं और हम इनके नाम की मोहर लगाते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा दल था, क्योंकि इन्होंने 93 लोकसभा की सीट जीती थी। और जैसे ही यह बात मोरारजी देसाई को पता चलती है
तो उन्हें जनसंघ की बात खटकने लगती है और उन्होंने जयप्रकाश नारायण के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, आप मुझे ही प्रधानमंत्री के लिए आगे कर दीजिए। अब इस बात पर दूसरा दल जो होता है, जो दूसरा सबसे बड़ा दल था, उसका नाम होता है भारतीय लोक दल। इन्होंने 71 सीटें जीती थी और भारतीय जनसंघ ने 93 सीटें जीती थी। उस भारतीय लोकदल के जो एक बड़े नेता के रूप में थे वह चौधरी चरण सिंह जी थे। अब बाकी नेताओं में आपस में खटास पैदा हो जाती है। बड़ी मुश्किल से तो इंदिरा गांधी जी अब रास्ते से हटी थी। अब इन बाकी सभी छोटे दलों के नेताओं को मौका मिला था। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कौन बने, तो इस बात पर आपस में लड़ाई होने लगी, झगड़ने लगते हैं और मनमुटाव होने लगता है। तभी इसी बीच सब नेताओं ने एक सहमति बनाई और जेपी के पास जाते हैं। उनसे जाकर कहते हैं कि आप जिसके नाम की घोषणा कर देंगे हम उसे अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री मान लेंगे और हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जेपी जी ने सभी की बात सुनने के बाद कहा कि संविधान में काश 2 प्रधानमंत्री बनाने की अगर अनुमति होती तो हम 2 प्रधानमंत्री बना लेते, लेकिन संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मेरा जो मन है वह मोरारजी देसाई जी के साथ है। जैसे ही मोरारजी देसाई का नाम आता है तो क्योंकि सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़े नेता उनकी इज्जत करते थे और मोरारजी देसाई का नाम ही की सहमति बन जाती है। 24 मार्च 1977 को वह शपथ ग्रहण कर लेते हैं और इनका कार्यकाल 2 साल 126 दिन के आसपास रहता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, चारों तरफ से जो नेता लगे हुए थे, बस उनका एक ही मकसद था कि किसी तरकीब से, किसी भी तरह से मोरारजी देसाई को यहाँ से हटा दिया जाए या फिर वो खुद से इस्तीफा दे दें। कुछ इस तरह से मोरारजी देसाई जी को जो कुर्सी थी वो संभालने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। अब कहीं ना कहीं जगजीवन राम को यह लगने लगा कि जैसे ही मोरारजी देसाई हट जाएंगे तो उनको एक मौका मिल जाएगा कि वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन 21 अगस्त 1978 की बात है। दिल्ली के एक पोस्ट इलाके में, एक मोहन नगर एक इलाका है, मोहन नगर इलाके में मर्सिडीज कार में एक लड़का और लड़की बैठे थे और वे गाड़ी चला रहे थे। अचानक उनकी कार के सामने एक व्यक्ति आ जाता है और वह व्यक्ति उनकी कार से टकरा जाता है और टक्कर जोरदार लगने से उस व्यक्ति के वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है तो यह डर की वजह से जो कार में सवार था, जिसका नाम सुरेश राम होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, जो कि डीयू की एक स्टूडेंट होती है। वह अपनी जान बचाने के लिए कि ऐसा ना हो कि भीड़ के लोग उन्हें मार दें, पीट दें, तो इसलिए वह मौका पाते ही वहीं पास में एक फैक्ट्री होती है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर एक व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने देखते ही पहचान लिया ये तो जगजीवन राम के बेटे हैं और जगजीवन राम उन दिनों उप प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब इतना बड़ा चेहरा था उनका। अब यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर से 3 धारणा चलती हैं अलग। पहली धारणा यह थी कि सुरेश राम ने अगले दिन जो एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें कहा था कि कुछ बदमाश उनका पीछा कर रहे थे और वो उन्हें खींच कर मोहन नगर की तरफ ले गए। वहाँ सुनसान इलाके में जाने के बाद एक लड़की के साथ उन्होंने आपत्तिजनक उनकी तस्वीरें लीं। तस्वीरें लेने के बाद उन तस्वीरों का गलत उपयोग कर सकते हैं, एक धारणा तो यह है। दूसरी कहानी यह बताई जाती है कि ये असल में ये पोलराइड एक ऐसा कैमरा होता है जो हाथों हाथ तस्वीर निकाल देता है। दरअसल सुरेश राम को एक शौक था कि वो जब भी किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते थे तो वे हमेशा अपने कैमरे से फोटोग्राफ्स खींच लिया करते थे और जब इन कैमरों में अपनी तस्वीरों को निकाल लिया करते थे और उन्हें संजो कर रख लिया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये जानते थे कि ये तस्वीरें खींचते हैं और उसमें बताया जाता है कि राजनारायण एक बड़े नेता रहे हैं। उनके 2 खास थे, एक ओपी सिंह और दूसरे केसी त्यागी। ये इस बात के पीछे लगे हुए थे कि किसी भी तरकीब से भविष्य में जगजीवन राम कभी प्रधानमंत्री न बन पाए, तो इसलिए उनके बेटे के पीछे लग जाते हैं क्योंकि बेटे की कमजोरी थी कि वो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में हमेशा होते थे। और कुछ ऐसे ही जो अलग अलग 3 धारणाएं मैंने आपको बताई हैं। एक धारणा ये भी बताई जाती है क्योंकि 1978 में एक अखबार में प्रकाशित हुआ था कि ये तस्वीरें कैसे वायरल हैं। ये दरअसल कार के अंदर बैठे हुए हैं और सिगरेट की तलब हो रही थी। डैशबोर्ड में जब सिगरेट निकालने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया तो उस बीच में एक तस्वीर निकल के आ जाती है और बाकी की जो तस्वीरें होती हैं, 40 से 50 तस्वीरें होती हैं, वो ओपी सिंह के हाथ लग जाती हैं और वो इन तस्वीरों को लेकर राजनारायण को दे देते हैं और राजनारायण को जैसे ही तस्वीर देते हैं तो यहाँ से रात के लगभग 12 बजे के आसपास
वो सीधे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी जी के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा, साहब मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो संजय गांधी बोलते हैं, क्या मुझे रात में फोर्नोग्राफी दिखाने के लिए आए हो? वो कुछ डांटने वाले अंदाज में कहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की तस्वीरें हैं, जैसे ही यह बात संजय गांधी ने सुनी, वो देखते ही रह गए और तुरंत उन तस्वीरों को लेकर सीधा अपनी माँ के इंदिरा गांधी के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद इंदिरा गांधी जी से बात करते हैं और वो लिफाफा उनके हाथ में दे देते हैं। लगभग उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो ज़्यादा ही न्यूड थी, तो वो हटा दी गई और कुछ तस्वीरें थीं जो इंदिरा गांधी जी के पास पहुंच जाती हैं। अब यह बात जगजीवन राम को भी पता चल जाती है कि उनके बेटे की कुछ तस्वीरें हैं जो वायरल हो सकती हैं, अखबारों में प्रकाशित हो सकती हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए वह कृष्णकांत एक बड़े नेता होते हैं जो कि राज्यसभा सांसद भी कई बार चुने गए थे और उपराष्ट्रपति भी वो आगे चलकर बनते हैं। तो वे उनके पास जाते हैं और जगजीवन राम और जाने के बाद अपने सर की टोपी उनके पैरों पर रख देते हैं और कहते हैं कि यह तस्वीरें अखबारों में प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। यदि अखबारों में प्रकाशित हो जाती हैं तो मेरा जो करियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। कृष्णकांत जी की इतनी ज़्यादा पहुँच थी कि भारतीय मीडिया में यह खबर कभी प्रकाशित नहीं हो पाई। लेकिन संजय गांधी और उनकी पत्नी मेनका गांधी का उन दोनों एक पत्रिका आया करती थी जिसका नाम था सूर्य पत्रिका। सूर्य पत्रिका के अंदर 1978 के अंदर अंतराल में लगभग 8 पेज में वह खबर प्रकाशित हो जाती है और 2 पेज में वह सारी नग्न तस्वीरें जो होती हैं सुरेश राम की और उनकी गर्लफ्रेंड की, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। पत्रिका जैसे ही प्रकाशित होती है तो उनके दामन पर एक धब्बा सा लग चुका था। इसलिए जगजीवन राम का जो कार्यकाल भले ही कितना अच्छा रहा हो, लेकिन बेटे की ने उनके करियर को पूरी तरह डुबो दिया था। अब यह प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री को सीट को संभाल नहीं पा रहे थे और जैसे ही वह हटते हैं तो मौका मिल जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वो कुछ दिन तक ही प्रधानमंत्री रह पाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को फिर से मौका मिल जाता है और जगजीवन राम कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते हैं और उसके पीछे रीजन होता है उनका खुद का बेटा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और दोस्तों, राजनीति होती है वह वाकई कितनी कैसी होती है, ये न किसी की सगी होती है और न किसी की सौतेली होती है। जब माना किसी को दोस्त बना लेते हैं, जब माना किसी को दुश्मन बना लेते हैं, ताकि अपने पद की प्राप्ति के लिए और अपनी राजनीति चलाने के लिए नेता किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे वो कितना खास हो। और इन नेताओं के बच्चे आप देखिए क्या गोल खिलाते हैं। अभी ये तो मैं पुराना मैटर बता रहा हूँ। अभी जो लोकसभा 2024 में चुनाव चल रहे हैं, इसका भी आपने एक नया मैटर देखा होगा जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। प्रज्वल, जो कर्नाटक के प्रज्वल हैं, उनकी वीडियो भी खूब अभी वायरल हो रही हैं, जो करीब 3000 से ज़्यादा फ़ोटो उनके वायरल हो रहे हैं। वो भी महिलाओं के साथ ऐसा ही करते थे। तो आप देखिए दोस्तों, जो नेता वोट मांगने आते हैं वो जब कहते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये खुद की सेवा करने और खुद अय्याशी करने के लिए नेता बनते हैं और इस देश पे राज करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि देश में कैसे कैसे नेता रहे हैं और उनकी सच्चाई, उनकी बच्चों की सच्चाई पता चले। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि पूरे देश में ये बात फैल सके। धन्यवाद दोस्तों।